हेलो बच्चों। आज हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले जो है फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। उसके पहले हम कुछ देख लेते हैं कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्किंग इन द एग्जाम में क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं। जैसे कि है पहला है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि इससे जो है क्वेश्चन है उसका परसेंटेज है 8% और क्वेश्चन लमसम बनता है 7। दूसरा चैप्टर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसका है 10%, लमसम ये क्वेश्चन आता है 9। तीसरा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है इसका परसेंटेज है 16% क्वेश्चन आता है और लमसम ये 15 क्वेश्चन जो है इससे आता है। नेक्स्ट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, इससे जो है 13% है और 12 क्वेश्चन पड़ता है इसमें। पांचवा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये है 12%, समथिंग लाइक दैट 11% क्वेश्चन आता है। छठा है रिप्रोडक्शन, इसमें है 11% क्वेश्चन, लमसम 10 तक आता है। सातवां है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर है 8%, समथिंग 7 क्वेश्चन आता है इससे। और नेक्स्ट है 7 के बाद 8 में आता है, ये होता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये 9% क्वेश्चन है, 8 समथिंग आता है। फिर 9 नंबर है बायोटेक्नोलॉजी, इससे 9% क्वेश्चन है, लमसम 8 क्वेश्चन आता है। फिर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन पेयर हो गया, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लांट एंड एनिमल्स। 10 नंबर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें भी लमसम 8 आता है। तो ये करीब करीब 88 से 90 हो जाता है टोटल, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसके अंदर बहुत सारा सब चैप्टर रहेगा। करीब करीब जो है इसके अंदर 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है और ये 16% मतलब करीब करीब 15 क्वेश्चन आता है इससे, और गुना कर दिया था या जाए तो 60 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। समझ गए आप इसको? हम वेरियस वीडियो बनाएंगे, बहुत सारा वीडियो बनाना है इसमें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को ये सब्सक्राइब कीजिए। तो जो वीडियो इसमें डालेंगे 1 2 3 4 करके, तो आपको पूरा मिलते रहे और हम पूरा इजी वे में इसको समझाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इस फिजियोलॉजी को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को जो है पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे आपको, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर फिजियोलॉजी। ठीक है। सेकंड चैप्टर होगा आपको फिजियोलॉजी ऑफ नर्व एंड मसल सेल्स। फिजियोलॉजी ऑफ नर्व एंड मसल सेल। एंड तीसरा होगा सेंट्रल एंड पेरिफेरल न्यूरोफिजियोलॉजी। सेंट्रल एंड पेरिफेरल न्यूरो फिजियो। लिखने में दिक्कत होता है कि छोटा है बोर्ड। चौथा है एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। ठीक है। और नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। और छठा है कार्डियो वस्कुलर फिजियोलॉजी
एंड सातवां है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड आठवां है रेनल फिजियोलॉजी। लिख लिए होंगे तो आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है ये है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करेंगे। जैसे कि पहले एक वीडियो में देखे होंगे कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जितना भी प्रोसेस होता है इसके अंदर that cover only by the one cell, that is vital process, means surviving of the single organisms like bacteria, all the functions single cells जो है वो काम करता है। but when come to the मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ, वेरियस सेल group organize into tissue and tissue organize into organ and taken over the particular function। तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी मीन्स ह्यूमन इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। क्या इसका स्ट्रक्चर, बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो है सिस्टम्स डेवलप हैं। जैसे ये हम समझ में आ गया होगा। तो जैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन
are participating in फंक्शन। और वो कौन सा फंक्शन करता है? जैसे कोई भी सिस्टम ले लीजिए, कौन सा सिस्टम लेना है? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम O2 लेते हैं एंड CO2 जो है इन्वायरमेंट में निकालते हैं। सो देखिए इसमें कितना सारा ऑर्गन काम करता है। कौन कौन सा काम करता है? लंग हो गया और वेन हो गया। जैसे मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। इसके अंदर ये क्या होता है? इसके अंदर होता है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये सब सारा सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, रिप्रोडक्टिव है एंड सर्कुलेटरी है, नर्वस सिस्टम है। These are the some different type of the system in our body. So यहाँ पे हम समझेंगे कि बायो फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रिंसिपल बेसिक फंक्शन काम करता है इसके अंदर। एक टर्म होता है ECF, एनसीईआरटी में देखे होंगे। इसको कहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या है? कहता है कि द सेल्स दैट मेक अप द बॉडीज ऑफ ऑल बट द सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एग्जिस्ट इन an internal sea that is called the extracellular fluids enclosed within the integument of the animals। जैसे मान लीजिएगा कि ये सेल है, दिस इज द सेल। सो सेल मेम्ब्रेन जो है, आसपास के जो फ्लूइड होते हैं, मान लीजिए कोई ये ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का ये हम लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सपोज दैट ये हमारा आर्म है, आर्म से क्या हो गया, हम टिश्यू निकालें। दीज आर द सम टाइप ऑफ द टिश्यू एंड टिश्यू इनसाइड देयर इज ए सेल, collection of the cell, and between the cell this type of the fluid is there, that is called the extracellular fluids।
and from this fluid the cells from ECF means extracellular fluid, जो ये सेल के, जैसे ये सेल हो गया तो इस सेल के चारों ओर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, that is called the extracellular fluid, and from this fluid from this ECF cell take O2 and nutrients into it and they discharge metabolic waste प्रोडक्ट। समझे? इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, जैसे दीज आर द सम कलेक्शन ऑफ द सेल, ये हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ द सेल है, और सेल के मिलने के कारण ही हम क्या बोलते हैं, इसको टिश्यू बोलते हैं। तो दीज आर द सम सेल्स एंड दीज आर द सम एक्स्ट्रा फ्लूइड सराउंडिंग द सेल। तो जो सेल है वो सेल क्या करता है, टेक O2 एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू इट। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जाता है ये फ्लूइड से, ये सेल से नहीं जाता है, ये फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसको विस्तार में जब पढ़ेंगे तो इसका जानेंगे। अभी इतना बस समझ लीजिए, दीज आर कॉल्ड द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। एंड इससे क्या करता है, ये O2 लेता है एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स इनटू इट, दे डिस्चार्ज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये जो सेल है, सेल क्या करता है, O2 लेके हमें एनर्जी देता है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेल है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एज्यूम कीजिए कि जब हम बता रहे थे आपको प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो वहां हम आपको बता रहे थे कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में हमने कॉन्सेप्ट बताया है आपको। तो ये जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि द ECF, ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इज मोर डाइल्यूट है, मतलब ये ज्यादा पतला है कंपेयर टू दैट when the pre-existing cell, this was the pre-existing cells originated in the ocean and come into the multicellular cell. Multicellular cells previous lecture में देखिए, the ACF is more dilute than the present day seawater, but its compositions closely resemble that of primordial ocean. ये जो जब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एक ओशियन में डेवलप हो रहा था, तो इसको कहते हैं इस टर्म को कहते हैं हम प्राइमोर्डियल ओशियन। प्राइमोर्डियल ओशियन। द सेम कंडीशन नाउ इज ECF। ECF जो है ऐसा ही कुछ ओशियन टाइप का है, जिसके जो है अंदर में, सेल जो है रहता है। एंड वी आर स्टडिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी, डोंट कंफ्यूज दैट वी आर टीचिंग, वी आर रीडिंग, वी आर नोइंग द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जस्ट हम एग्जांपल बता रहे हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है
किस तरीके से प्राइमोर्डियल ओशियन में डेवलप हुआ, उसी तरीके से जो है हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन का फिजियोलॉजी जो है, दैट इज दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज लाइक ए प्राइमोर्डियल ओशियन। ठीक है। इन एनिमल with closed vascular system, the ECF is divided into two components. ECF को जो है और vascular जो क्या बोलते हैं लोग, vascular system, our system, vascular system क्या हो गया, जैसे ये ह्यूमन बींग्स है, इसके अंदर क्या है, ये जो vascular system है, that means there is a hollow in between fluid is running, and what is this fluid? That is called the ECF. Suppose that this is called the vein. सिंपली समझते हैं कि ये वेन है, वेन के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड रन कर रहा है, एंड जिस भी एनिमल में ये होता है, इसको वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिस भी एनिमल्स में डेवलप होता है। समझ गए। तो यहाँ पे हम देखें कि जो ये वस्कुलर सिस्टम होता है, इसका जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दिस इज फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरस्टीलियल फ्लूइड एंड दूसरा जो है उसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। इसको समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है, ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या आते हैं, ये जो है, ये वस्कुलर सिस्टम के अंदर ये जो है, ये सब क्या होते हैं, रन करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि ये हॉलो है, इससे वैन है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दो टाइप होते हैं, समझ गए ना, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, इसके अंदर आता है RBC, WBC एंड टोटल ये जो बनाता है आपको, ये टोटल मिलके बनाता है टोटल ब्लड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन पूछे कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आता है, तो ये आप लिखेंगे RBC, WBC। टोटल ब्लड वॉल्यूम मीन्स दोनों मिलके जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम बनाता है। और हमारे बॉडी में 5 लीटर एक वयस्क के शरीर में रहता है ब्लड वॉल्यूम। That is RBC, red blood cell, WBC, white blood cells, and together they constitute the total blood volumes. So blood and then plasma and the cellular elements of the blood, cellular elements of the blood. तो RBC आ गया, WBC आ गया, सेलुलर एलिमेंट्स में अदर थिंग्स भी आता है, तो ये टोटल मिलकर बनाता है ब्लड। And the interstitial fluid is the part of the ECF that is outside the vascular system. और vascular system के बाहर क्या होता है, ये interstitial fluid होता है, and these are, that means the interstitial fluid is the, मिटा दे इसको, interstitial fluid is that
is that part of ECF, extracellular fluid, and that is outside muscular system in which cell is बाथिंग मतलब समझे कि कोई सेल है, जैसे हम लोग पानी में आते हैं नहाने के लिए, कि हमारे बॉडी के चारों ओर क्या होता है, पानी ही पानी होता है, ठीक है, जैसे नदी तालाब में नहाने के लिए। उसी तरीके से यदि कोई सेल है तो सेल के चारों तरफ क्या होगा, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, एंड दिस interstitial fluid where the cell is bathing, and this specific fluid considered together as a transcellular fluid. Transcellular fluid means because they are staying, these are staying between the cell, and that's why it is called the ट्रांससेलुलर फ्लूइड। इसको क्या कहते हैं, ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एंड दिस फ्लूइड and about a third of the total body water is extracellular fluid. The remaining 2/3 is intracellular, and in the average young adult man 80% of body weight is protein and related substances. So the specific fluid considered together as a transcellular fluid are discussed in this chapter. In this video I will discuss about the third of the total body water is extracellular, और इसमें एक आता है एक्स्ट्रा सेलुलर